हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के नॉलेज ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में देखेंगे संविधान या लोक प्रशासन के मेंस की दृष्टि से किस प्रकार के प्रश्न हमें लिखने चाहिए। उसके मॉडल आंसर के साथ प्रश्न उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस प्रकार से यदि आप लिखते हैं तो 2 में से 2 और 4 में से 4 नंबर या 1.5 या 2.5 नंबर तक भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि भारतीय संविधान की एकात्मक लक्षण बताइए। तो इस प्रकार से टू दी पॉइंट आप बता सकते हैं। एकात्मक लक्षण यानी कि आपका यूनिटी, स्टेट द यूनिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पर बताना है। जैसा कि एकल नागरिकता मतलब हम सभी को एक ही करता है, यहाँ पे दोहरी नागरिकता नहीं है, तो ये एकात्मक लक्षण के बारे में आता है। इसी प्रकार से एकात्मक से एकल नागरिकता और एकीकृत न्याय व्यवस्था। केंद्र एवं राज्यों का एक संविधान होगा, राज्यों का अस्तित्व केंद्र पर निर्भर और एकीकृत न्यायपालिका। तो इस प्रकार से 3-4 चीज़ों का आप आसानी से याद कर सकते हैं। एकल नागरिकता हो गई, एकीकृत न्याय व्यवस्था, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र राज्यों का एक ही संविधान होगा, राज्यों का अस्तित्व केंद्र पर निर्भर है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय समय और शक्ति विभाजन केंद्र के पक्ष में। तीन सभी लक्षणों को आपको लिखना था। फिर प्रश्न पूछा गया था कि लोक लेखा समिति को संक्षिप्त में लिखिए। तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। यह समिति 1 वर्ष के लिए गठित की जाती है। इस समिति में कोई मंत्री सदस्य नहीं हो सकता। इसका प्रमुख कार्य है भारत सरकार के विनियोग लेखे सीएनजी की रिपोर्ट की जांच करना। ठीक है, तो इसका प्रमुख कार्य क्या है? भारत सरकार के विनियोग लेखे, ठीक है, तथा उस पर सीएनजी की रिपोर्ट की जांच करना। संसद द्वारा प्रदत्त व्यय को सरकार द्वारा मांग क्षेत्र में खर्च किया है या नहीं आदि की जांच करना भी पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति का होता है। तो 3-4 चीज़ें आपको याद रखना है। 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा से होते हैं, 1 वर्ष के लिए गठित किया जाता है, प्रतिवर्ष गठित किया जाता है। मंत्री कोई सदस्य नहीं हो सकता है और इसका कार्य होता है विनियोग लेखे और सीएनजी की रिपोर्ट को जांच करना। संसद द्वारा जो प्रदत्त व्यय है उसको सरकार द्वारा मांग क्षेत्र के खर्च किया है या नहीं आदि की जांच करना। धन विधेयक को समझाइए। संविधान का अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ऐसे विधेयक जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक घोषित किया गया हो। धन विधेयक होते हैं इनमें कर, ऋण जैसे ब्याज, मूलधन, संचित निधि पर भारित व्यय आदि संबंधी विषय हो सकते हैं। इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जा सकता है। धन विधेयक पर राज्यसभा की शक्ति सीमित होती है। इसे राज्यसभा या तो स्वीकृत कर सकता है या इससे संशोधन हेतु परामर्श दे सकता है, जिसे मानना या ना मानना लोकसभा पर निर्भर है। उपराष्ट्रपति के कार्य को अगर बताइए तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के कार्यों का संचालन करता है। यदि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, सदन में पूछे जाने वाले प्रश्नों को तय करता है। ठीक है, और राज्यसभा में उसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है। उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय के पदेन कुलपति होता है। स्वतंत्र अधिकारों का वर्णन करें। 19 अनुच्छेद में वाक्य स्वतंत्र आदि विषयक अधिकारों का संरक्षण दिया गया है। सभी नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होगा: वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, भ्रमण आवागमन की स्वतंत्रता, आवास निवास की स्वतंत्रता और वृत्ति, व्यवसाय, वाणिज्य और व्यापार की स्वतंत्रता दी गई है। इसी प्रकार से पोस्ट कोड का क्या तात्पर्य है? P फॉर प्लानिंग होता है, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, S फॉर स्टाफिंग, कर्मचारियों का व्यवस्था करना, योजना बनाना, संगठन बनाना, कर्मचारियों की व्यवस्था करना। फिर आता है डायरेक्टिंग, निर्देशित करना। कोऑर्डिनेशन, CO का फुल फॉर्म होता है कोऑर्डिनेटिंग यानी कि समन्वय करना, और R होता है रिपोर्टिंग यानी कि रिपोर्ट देना, और B फॉर बजटिंग। तो इस प्रकार से पोस्ट कोड का तात्पर्य आपको लिखने के लिए हमेशा पूछा जाता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के उद्देश्य बताइए। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन का उद्देश्य है प्रशासन प्रणाली का अध्ययन कर विशेषताओं का पता लगाना, प्रशासनिक सुधार हेतु प्रयास करना, प्रशासनिक भिन्नताओं या प्रशासनिक प्रणालियों मॉडलों की सफलता असफलता के कारणों का पता लगाना, लोक प्रशासन की तत्कालिक समस्याओं का अध्ययन करना, संस्कृति पारी और राष्ट्र पारी सार्वभौमिक सिद्धांतों का निर्माण करना, विकास प्रशासन या प्रशासन के विकास से आप क्या समझते हैं? तो विकासात्मक कार्यों में प्रशासन के लिए प्रशासनिक विकास अनिवार्य शर्त है। विकास प्रशासन की अवधारणा के विकास का प्रशासन और प्रशासन का विकास शब्द परस्पर सम्मिलित हैं। विकास प्रशासन की अवधारणा की निम्न बातें समाहित हैं: प्रशासन का आधुनिकीकरण करना, आर्थिक विकास के साधन के रूप में प्रशासन और प्रशासनिक विकास। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर आता है पद सोपान को समझाते हुए विशेषताओं का वर्णन करें। पद सोपान को अंग्रेजी शब्द हायरकी है, जिसका अर्थ है निम्नतर पर उच्चतर का शासन, जबकि पद सोपान का सही अर्थ है पदों का सोपान, अर्थात किसी संगठन में ऊपर से नीचे तक पदों को अधिकार तथा उत्तरदायित्व के अनुसार क्रमबद्ध करना। ठीक है,
इसमें विशेषताएं लिख सकते हैं कि पिरामिड नुमा संगठन होगा, जो शीर्ष पर विभाग अध्यक्ष होगा और प्राधिकार इसमें सतह ऊपर से नीचे की ओर आती है। उत्तरदायित्व यानी कि प्राधिकार के अनुरूप ही होते हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न हम लोक चयन समिति से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। लोक चयन सिद्धांत को समझाते हुए आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसमें दिया गया है कि लोक चयन विचारधारा लोक प्रशासन में आर्थिक उपागम का प्रयोग है। यह सिद्धांत एकाधिकारवादी नौकरशाही शासन का विकल्प प्रस्तुत करते हैं। बहुल निर्णय केंद्रों की वकालत करता है। लोक चयन सिद्धांत यह बताता है कि कौन सी सेवा और सामग्री सरकारी उपक्रमों द्वारा, कौन सी सेवा और सामग्री निजी क्षेत्रों द्वारा प्रदान की जा सकती है। यह बाजार की व्यापकता और सरकार की सीमितता संबंधी विचारों पर जोर देता है। आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करता है। इस सिद्धांत की कई आधार पर आलोचना की जाती है, यथा बाजार की प्रतिस्पर्धा निर्धनों की पहुंच से बाहर होती है, अभिजाति वर्गीय अवधारणा, विकल्प वास्तविक नहीं होते हैं, और यह विचारधारा सार्वजनिक हित और कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों को चुनौती देती है। यह नवीन दक्षिणपंथी विचारधारा है जो सीमित सरकार, बाजार व्यवस्था और सिक्योरिटी नौकरशाही की वकालत करता है। तो इस प्रकार से इतने आपको लिखने हैं 100 शब्दों में कि लोक चयन सिद्धांत को समझाते हुए आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो लोक चयन विचारधारा लोक प्रशासन में आर्थिक उपागम का प्रयोग करता है। यह सिद्धांत एकाधिकारवादी नौकरशाही शासन का विकल्प प्रस्तुत करता है। बहुल निर्णय केंद्रों की वकालत करता है। लोक चयन सिद्धांत यह बताता है कि कौन सी सेवा और सामग्री सरकार उपक्रमों द्वारा तथा कौन सेवा और सामग्री निजी क्षेत्रों द्वारा प्रदान की जा सकती है। यह बाजार की व्यापकता और सरकार की सीमितता संबंधी विचारों पर भी जोर देता है, जिसे लोक चयन सिद्धांत के नाम से हम इसे जानते हैं। अगर हम इसमें आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात करें तो सिद्धांत की कई आधार पर आलोचना की जाती है, जैसे कि बाजार की प्रतिस्पर्धा निर्धनों की पहुंच से बाहर होती है, ठीक है, और इसमें अभिजाति वर्गीय अवधारणा होती है, विकल्प वास्तविक नहीं होते हैं, और यह विचारधारा सार्वजनिक हित और कल्याणकारी राज्यों के सिद्धांतों को चुनौती देती है। यह नवीन दक्षिणपंथी विचारधारा है जो सीमित सरकार, बाजार व्यवस्था और सिक्योरिटी नौकरशाही की वकालत भी करता है। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान का व्यापक अर्थों में एक सार्वभौमिक संविधान है, स्पष्ट कीजिए। तो सार्वभौमिकतावाद एक सर्वव्यापी अवधारणा है जिसमें मानवतावाद को सर्वोपरि रखा जाता है, जिसमें मानवता को राजनीतियों सामाजिक संबंधों को परवाह किए बिना सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। भारतीय संविधान एक सार्वभौमिक संविधान है जो कि सार्वभौमिकता के विचारों का प्रसार करता है। यह अपने समय की एक संकीर्ण राजनीतिक वास्तविकता से परे सभी के कल्याण एवं सर्व कल्याण की भावनाओं को मूर्त रूप देने का प्रयास करता है। अपनी प्रस्तावना में भारतीय संविधान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों की चर्चा करता है जो कि फ्रांसीसी क्रांति के लिए लिए गए हैं। इसी के साथ प्रस्तावना में यदि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय की बात करता है जो कि रूसी क्रांति के आदर्शों को समाहित करता है। भारतीय संविधान के मूल्य स्वाभाविक रूप से मानव शांति एवं समृद्धि के विचार के भौगोलिक सीमाओं की अधिक वरीयता देते हैं। भारतीय संविधान के मूल्य और आदर्श विश्व भर के अनेक देशों के संविधानों के लिए गए हैं। यह कई स्रोतों और परंपराओं को सम्मिलित करते हैं। वे सार्वभौमिकतावाद का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली और 1935 के भारत शासन अधिनियम का पर्याप्त प्रभाव है। इसी के साथ नीति निर्देशक तत्वों के आयरलैंड से मूल अधिकारों को अमेरिकी संविधान से और न्यायिक पुनर्लोकन, ठीक है, अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। इसी के साथ कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका आदि के संविधानों से भी कई प्रक्रियाओं का क्या लिया गया है। सर्वोत्तम वैश्विक संवैधानिक पद्धतियों के एकीकरण के प्रयास में संविधान निर्माताओं ने लगभग सभी सफल लोकतंत्रों के प्रावधानों को लिया गया है। बहरहाल संविधान निर्माताओं के इस प्रयास की आलोचना हुई है। उधार का थैला या कागज एवं कैंची के कार्य जैसी संज्ञा दी जाती है। ऐसी आलोचनाओं से संविधान के अनुभावातीत स्वरूप की उपेक्षा हो जाती है। भारतीय संविधान की सार्वभौमिक प्रकृति के कारण इसने औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हुए देशों हेतु प्रेरणादायी प्रकाश स्रोत का कार्य किया, जिसने इन देशों को लोकतांत्रिक समाज के निर्माण हेतु प्रेरित किया। भारतीय संविधान का यह सार्वभौमिकतावाद वसुधैव कुटुंबकम की प्राचीन भारतीय मान्यता को प्रतिबिंबित करता है, जो कि पूरे विश्व को एक परिवार एवं मानवता को एकमात्र पुण्य मानता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार की चीज़ें आपको याद करके जानी हैं। सहयोग और प्रतिस्पर्धा पद को परिभाषित करते हुए इसके निर्धारक तत्वों को वर्णन करें। सहयोग क्या होता है और इसमें प्रतिस्पर्धा क्या होती है। व्हाट इज मेंट बाय द थ्योरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन इट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो इसके अंतर्गत इतने चीज़ों को याद करना होता है।